बच्चों, आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है, बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे चैनल कंपास विद लेंस में। बच्चों, फर्स्ट पार्ट मैंने इस चैप्टर का बना दिया है, जो कि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट होगा। और फर्स्ट पार्ट अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने और सेकंड पार्ट से ही कनेक्शन है उसका। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ। दूसरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हमारा ऑटोट्रॉफिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक शुरू हो गया है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? हम जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो कौन से हैं? एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स नहीं हैं, एनिमल्स तो फूड बनाते ही नहीं हैं, लेकिन जो प्लांट्स ग्रीन नहीं हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। वो या तो सीधे तौर पर या दूसरे तरीके से वो ग्रीन प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी तरीके को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके घर में किचन में मम्मा आपका खाना बना रही हैं, तो आप मान के चलिए वो ऑटोट्रॉफ हो गया। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल बच्चों। जबकि हम मम्मा को ऑटोट्रॉफ्स नहीं बोल सकते, ना मैं आपको हेटरोट्रॉफ्स बोल रही हूँ। ठीक है, ये एक छोटा एग्जाम्पल बताया है। और आप फूड के लिए अपनी मम्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप हेटरोट्रॉफ्स हो गए। क्लियर हो गया? यही चीज़ प्लांट्स में होती है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रॉफ्स। अब ये जो तरीका हुआ है वो तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा गया है, और जो एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ्स बोला गया है। मैंने दिया है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। हर्बीवोरस प्लांट्स जो हर्ब्स खाते हैं वो पूरी तरीके से प्लांट्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। कार्निवोरस डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स। कार्निवोरस जो मीट खाते हैं वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो उन्हें मार के खाते हैं। विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स, वो उन्हीं को मार के खाते हैं। कौन? कार्निवोरस। दस व्हेन यू ईट मीट यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। अगर आप मीट खाते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो इनडायरेक्ट वे में पूरी तरीके से अपने फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहा है। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सन। ये तो आपको पता ही है कि ग्रीन प्लांट्स अपनी एनर्जी के लिए, फूड को बनाने के लिए, उसको एनर्जी लेने के लिए सन की ज़रूरत होती है। दस द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन ही एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि तभी तो जब सन ही नहीं होगा तो प्लांट्स अपने फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, और जब प्लांट्स नहीं होंगे तो एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे है? नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या तो वो अंदर रहते हैं या फिर ऊपर रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और उस धर से ही अपना फूड निकालते हैं यानी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉडर इज़ अ प्लांट दैट सक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट यूजिंग रूट्स लाइक ए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो डॉडर प्लांट दे रखा है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि कैसा दिखाई देता है बच्चों। तो यहाँ पर डॉडर प्लांट का है, वो क्या करता है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर
उनका फूड को सक करता है, यानी उनका फूड ले लेता है, जिसमें कि वो रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ही ये सक करता है फूड को। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इन्हीं को पैरासाइट्स कहते हैं। अब कोई बच्चा अगर आपके स्कूल में क्लास में फूड लंच नहीं लेकर आया तो वो क्या कर रहा है, वो तो आपका सारा लंच खा गया है ना। तो एक ये भी एग्जाम्पल हो गया, लेकिन वो पैरासाइट में नहीं आएगा। आप अपने फ्रेंड्स को जिसने आपका लंच खा लिया है उसे पैरासाइट मत बोलिएगा, ठीक है। ये भी मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। द प्लांट फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। अब वो जो प्लांट है जहाँ से पैरासाइट ने फूड खाया है वो होस्ट हो गया। अगेन जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, जिस आपके फ्रेंड ने आपका फूड खाया वो तो पैरासाइट में आ गया, और उसने आपका खाया है फूड तो वो आप होस्ट हो गए। अब तो क्लियर हो गया होगा। सम पैरासिटिक प्लांट्स लाइक मिस्टेलिटो प्लांट विच ग्रो ऑन ट्रीज, जो कि ट्रीज के ऊपर ग्रो करता है, सच एज मैंगो और महुआ। ये प्लांट का नाम है, ट्री का नाम है बच्चों। कई बार आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर अलग अलग तरीके की बेलें चढ़ जाती हैं, है ना, बेल चढ़ जाती हैं या दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं, तो ये उन्हीं के बारे में है। हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड, जो उनके ऊपर चढ़ती हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब ये जो चढ़ जाती हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये वहाँ से पानी लेती हैं और मिनरल ले लेती हैं होस्ट प्लांट से। दे आर नोन एज पार्शियल पैरासाइट्स, इन्हें पार्शियल पैरासाइट्स कहा जाता है। जैसे कि आपके किसी फ्रेंड ने थोड़ा सा ही आपका फूड खाया है लंच का, ठीक है, तो वो पार्शियल पैरासाइट हो गया। लेकिन जिसने सारा खा लिया वो क्या हो गया, वो पैरासाइट हो गया। द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज़ प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्ट्स। प्लांट किंगडम में कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जैसे कि द वीनस ट्रैप, फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। ये दो नाम हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। नेम टू प्लांट्स विच कंज्यूम इंसेक्ट्स। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट ये इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, यानी इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं बाय इग्नियस मेथड। इग्नियस मेथड के थ्रू किया जाता है। अब वो कौन सा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इसीलिए जो इंसेक्ट्स खाने वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। In the pitcher plant, the leaf became modified to form a pitcher. अब पिचर प्लांट में लीफ जो होती हैं उसकी वो मटके की शेप की हो जाती है, घड़े की शेप की हो जाती हैं। वो इस तरीके से दिखाई देती हैं, जिसमें कि लिड भी होती है, यानी ढक्कन भी होता है उसके ऊपर। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर पॉइंटेड टूवर्ड डाउनवर्ड्स, जिसके अंदर जो पिचर होता है यानी मटका होता है उसमें अंदर की तरफ हेयर पॉइंटिंग करे हुए होते हैं, यानी अंदर की साइड हेयर होते हैं। When an insect enters in the pitcher plant, जब कोई भी इंसेक्ट पिचर प्लांट की तरफ एंटर होता है या अट्रैक्ट होता है, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग कम दे रखी है बच्चों। कोई कुछ हेयर तो होती हैं, साथ में एक चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस भी रहता है, और उनमें एक इस तरीके की स्मेल भी रहती है कि जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो वो आएंगे इंसेक्ट्स उनकी तरफ। अब वो जब इंसेक्ट कोई भी उनकी तरफ आता है तो वो उस पर बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हल्का सा बैठता है वो फ़ौरन चिपक जाता है। चिपकने के बाद में वो धीरे 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 हेयर के थ्रू अंदर चला जाता है। ये है प्रोसेस। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर हल्का फुल्का ही दे रखा है। और फिर उसके बाद में लिड क्लोज हो जाती है जब वो इंसेक्ट को पकड़ लेती है, एंड इट गेट इंटेंगल्ड इन द हेयर, और वो फिर हेयर में उलझ जाते हैं। इंटेंगल्ड मतलब होता है उलझ जाना, फंस जाना। द सेल्स ऑफ द पिचर प्लांट्स सेक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब जब पिचर प्लांट ने पकड़ लिया, उसके अंदर आ गया है, तो जो उसके सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस को निकालने लगते। सेक्रेट मतलब होता है निकालना।
जिसकी वजह से इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, यानी वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। फिर आ रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट ग्रो इन सॉइल। सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं ये दोनों। दैट इज नॉट सो रिच, जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते हैं न्यूट्रिशंस में। दे यूज द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब उन्हें ये जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो इंसेक्ट्स के थ्रू मिल रहा है, जो इंसेक्ट्स के अंदर न्यूट्रिशन है वो उसी को ले रहे हैं। टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन्होंने सप्लीमेंट फूड उनका यही हो गया है इंसेक्ट्स। ठीक है, जिसमें कि वो फोटोसिंथेसिस के अलावा ये भी लेते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स, some non-green plants live on dead and decaying plants and animals. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं और पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं, उस टाइम पर ये डेवलप होते हैं एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम, और वहाँ से अपना फूड लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और मशरूम्स एंड फंगी, दूसरी तरीके की फंगी और बैक्टीरिया, ये इसी तरीके से डेवलप होते हैं। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, वहाँ से वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से डेड और डिकेइंग मैटर से उन्हें उनका न्यूट्रिशन मिलता है। दिस कन्वर्ट्स द सॉलिड मैटर इनटू अ लिक्विड, ये सॉलिड मैटर जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। दे देन एब्जॉर्ब, उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस न्यूट्रिशन को फ्रॉम द लिक्विड में से। अगेन मैं आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है मैं फिर वापस बता देती हूँ। डेड और डिकेइंग मैटर से उन्होंने डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना शुरू करा, जिसकी वजह से वो सॉलिड मैटर है। अभी तो ये सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर के बाद वो लिक्विड मैटर में चेंज हो जाएंगे, और जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो लिक्विड में से वो उनका न्यूट्रिशन वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। दिस मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज फॉर्म टू अ लिक्विड इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यही चीज़ हो गई है जब डिकेइंग और डेड मैटर से उन्हें न्यूट्रिशन मिला है लिक्विड फॉर्म में, तो वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया है। फंगी एंड बैक्टीरिया दैट यूज़ दिस मोड, फंगी और बैक्टीरिया जो इस मोड को यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स बोला जाता है या फिर सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। दोनों ही सेम होते हैं बच्चों, कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही टर्म्स पता होनी ज़रूरी होते हैं। कई बार कन्फ्यूजिंग क्रिएट करने के लिए क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर, जो स्पोर्स होते हैं यानी जो बाहर उनकी जो रोम छिद्र होते हैं फंगी के, वो बाहर एयर में फ्लोट करते रहते हैं। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, वहाँ पर स्टार्ट कर देते जर्मिनेटिंग जहाँ पर उन्हें गीली यानी मॉइस्चर वाली जगह मिलती है या गर्म जगह मिलती है। फंगी ग्रो ऑन शूज़, क्लोथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। फंगी कहाँ पे ग्रो हो जाते हैं? शूज़, क्लोथ्स, पिकल यानी अचार, अचारों में बहुत जल्दी अचारों में फंगस लगती है बच्चों, और जहाँ पर भी इनके अलावा जहाँ पर भी उन्हें ह्यूमिड वेदर मिलता है या गर्म वेदर मिलता है, वहाँ पर फंगी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बारिश के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है कि सब्जी खराब हो जाती है, घर में रखी हुई सब्जियों में फंगस लग जाती है या फिर ब्रेड में फंगस लग जाती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनमें मॉइस्चर रह जाता है और वो वार्म एटमॉस्फेयर उन्हें मिल जाता है। ठीक है, इसका भी ब्रेड का है एक्टिविटी 7 में, तो ये भी मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। इन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। जहाँ पर अब एक और न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो कौन सा है? जहाँ पर डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल अगेन मैं आपके फ्रेंड का दे रही हूँ। कोई आपका फ्रेंड आपके साथ में आपका रूम शेयर कर रहा है, लेकिन वो बदले में आपको खाना खिला रहा है, तो आप एक दूसरे पर डिपेंड हो गए क्योंकि आपने रूम शेयर कराया और बदले में उसने आपको फूड शेयर कराया। तो यही चीज़ क्या हो गया? एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देने का, यानी एक दूसरे को बेनिफिट देने का। जैसे कि एल्गा विच इज़ एन ऑटोट्रॉफ्स एंड फंगस, जो कि ऑटोट्रॉफ और फंगस होते हैं, विच इज़ अ सेप्रोफाइट,
जो कि सैप्रोफाइट भी हैं। ये टर्म्स जो बच्चों हैं ये सारी मैं ऊपर बता चुकी हूँ। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को वापस अब देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको ये टर्म्स फिर से क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल जो लिया है एल्गा है। एल्गा एक ऑटोट्रॉफ और फंगस है। क्लियर। एल्गा अपना खाना खुद बनाता है। और एक मैं फिर बता देती हूँ बच्चों, एल्गा जो एग्जाम्पल दे रखा है एल्गा विच इज़ एन ऑटोट्रॉफ। एल्गा ऑटोट्रॉफ है, वो अपना फूड खुद बनाता है, जबकि फंगस जो सैप्रोफाइट है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी अगेन जो डिकेइंग मैटर पे मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स पे डेवलप हो रहा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अगर वो क्लियर नहीं है तो वो दोबारा से आप देख सकते हैं। लिव टुगेदर इन लिचिन। लिचिन एक तरीके का प्लांट होता है। प्लांट से भी मतलब बच्चों ये काई जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ये वो होती है। आपकी बुक में पिक्चर भी दे रखी है, बाकी मैं पिक्चर में भी दिखा दूंगी आपको अलग से। द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स। तो फंगस क्या कर रहा है, वो पानी दे रहा है और मिनरल सप्लाई कर रहा है टू द सेल ऑफ द एल्गा, एल्गा के सेल को। वाइल द एल्गा सप्लाइज फूड, जबकि एल्गा फूड को सप्लाई कर रहा है फंगस को। जो मैंने आपका फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया था वही है। इसका मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और उनको एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, इसी को सिम्बायोसिस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब सॉइल के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस कैसे आ रहे हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से ही प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इसकी वजह से सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। इन अ फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स get naturally replenished by decaying of dead plants and animals। अब फॉरेस्ट में ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कमी होती जा रही है, लेकिन वो वापस से उनको कैसे मिल रही है, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो वो मिट्टी के अंदर वापस मिल जाते हैं, और जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो इनके जो एनिमल्स और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। However, on a farm, these nutrients have to be added to the soil in the form of manure and fertilizer। यहाँ तो फॉरेस्ट में तो ये अपने आप ही हो रहा है, तो इसी वजह से फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से होती है। लेकिन फार्म्स में यानी किसानों वगैरह क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं। किस फॉर्म में होता है, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है। तो वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं। These manures and fertilizers contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। ये जो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र होते हैं इनमें कौन सा तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अ फार्मर knows which nutrients are crucial for which crop and add manure and fertilizers accordingly। अब फार्मर्स को इतना पता रहता है कि कौन सी क्रॉप के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत है, वो उसी के अकॉर्डिंग उतना उस तरीके का मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते रहते हैं, क्योंकि हर प्लांट की अपनी ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनका फर्टिलाइज़र और मैन्योर तैयार होता है। मोस्ट क्रॉप्स require a lot of nitrogen to make proteins। प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है। अब लेकिन नाइट्रोजन अगर होगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, तो ज़्यादातर क्रॉप्स में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग करी जाती है यानी कटाई करी जाती है, द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो सॉइल जो होती है वो नाइट्रोजन की कमी उसमें हो जाती है। डेफिशिएंट मतलब कमी होना। यू हैव ऑलरेडी रेड द बैक्टीरिया राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी हमने पीछे ही अभी पढ़ा था कि राइजोबियम ही नाइट्रोजन को लेता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, और फिर उसके बाद वो सॉल्युबल फॉर्म यानी पानी के फॉर्म में उसको चेंज कर देता है, घुलने वाले फॉर्म में चेंज कर देता है, पानी के फॉर्म में तो वो उधर आता है।
दैट द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम भी एक तरह से सिम्बायोसिस ही है, क्योंकि राइजोबियम भी अपना फूड खुद नहीं बनाते, लेकिन जबकि वो प्लांट के रूट्स में रहते हैं। इफ़ देयर फूड लिव्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस यानी अनाज दालों के प्लांट्स में रहती हैं, तो जैसे कि ग्राम, पीस एंड मूंग, वहाँ पर वो इन्हें नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर। अब राइजोबियम ने इन प्लांट्स को नाइट्रोजन सप्लाई किया, लेकिन उसके बदले में प्लांट ने उसे क्या दिया? फूड एंड शेल्टर दिया। किसे दिया? राइजोबियम के। आई होप आपको पूरी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और काफ़ी हद तक लर्न भी हो गया होगा। इन टर्न इट प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। अब इसके बदले में नाइट्रोजन दिया है राइजोबियम ने। ये दोबारा से पॉइंट बता दिया, मैं पहले बता चुकी हूँ। इट दस हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसी वजह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया है प्लांट और राइजोबियम में। विद लेग्यूमिनस प्लांट वी गेट मोस्ट ऑफ द पल्सेस फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। हम ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट से बहुत सारी दालें लेते हैं। फार्मर्स नो दैट दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को इसलिए पता होता है कि नाइट्रोजस फर्टिलाइज़र उन्हें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उस सॉइल में जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ बच्चों की थोड़ी सी शिकायत रहती है, कमेंट्स में मेरे पास आते हैं उनके कमेंट्स, तो कि मैम चैप्टर या फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों कि 7th क्लास के चैप्टर्स हैं, पहले ही वो बहुत लेंदी होते हैं, उसके बाद भी अगर मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं समझाऊंगी तो आपको कैसे क्लियर होगा। बहुत से बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि उनको बहुत हेल्प मिली है, फुल मार्क्स आए हैं, उन्हें अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो गई है। तो आप उनसे पूछिए बच्चों। अगर मैं इसी तरीके से जल्दी में चैप्टर को फिनिश कराऊंगी तो वो तो एक तरह से रीडिंग हो जाएगी, और मेरा एक पर्पस है आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होना वर्ड टू वर्ड, तभी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप लोग सब कोऑपरेट कीजिए इस चीज़ में। चैप्टर कितना लेंदी जा रहा है, वीडियो कितनी लेंदी जा रही है, मेन इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझ आना कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैप्टर अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है, हर चीज़ क्लियर हुई है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का भी बटन बहुत जल्दी से दबा दीजिए, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी की अभी कर दीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए टिल देन बाय बाय।